हेलो बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि सबको ये तो पता ही है कि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक। तो ग्लाइकोलिसिस क्या मतलब हुआ कि ग्लूकोज का टूटना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक। अब ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो हो क्या रही है? ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पज जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करना, ठीक, और उससे क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी। मतलब मेन मोटिव जो ग्लाइकोलिसिस का होता है वो क्या होता है? मेन काम होता है एटीपी को प्रोवाइड करना, ठीक। अब एटीपी चाहिए होती है, ठीक। एटीपी हम लेंगे तो किस किस से, मतलब ग्लूकोज जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या मिलती है? हमें एक एटीपी मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? एटीपी। अब ये एटीपी जो होती है वो हर अलग अलग जगह में यूज होती है, ठीक है। जैसे आपके सोडियम पोटेशियम पंप में, ठीक, वहाँ पे एटीपी चाहिए होती है। जैसे फैटी एसिड हो, फैटी सिंथेसिस में, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस में चाहिए होती है, ठीक। तीसरी आपकी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ठीक। तो जितने भी सिंथेसिस या जितने भी कैटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये एटीपी चाहिए होती है, ठीक है। अब हम आते हैं रिएक्शन पे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें ये मैंने क्या बनाया है? ये लिपिड बाइलेयर बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिए? ये लिपिड बाइलेयर, ठीक। अब ये लिपिड बाइलेयर मैंने बना दिया है और ये पूरी क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक बात समझो कि ग्लाइकोलिसिस तो पता चल गया कि मेन पर्पस क्या है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब हमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना है तो ग्लूकोज को सेल के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब सेल के अंदर आना पड़ेगा तो उसके लिए क्या है? हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ ट्रांसपोर्टर चाहिए होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उस ग्लूकोज को जब अंदर आना होगा, ठीक है, उस ग्लूकोज को अंदर आना है, ट्रांसपोर्टर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसलिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है? एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है? पोलर मॉलिक्यूल। जिसकी वजह से क्या होता है? और पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक। लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक का इंटरेक्शन मतलब अच्छी तरह नहीं होता, ठीक है। तो जब पोलर मॉलिक्यूल ग्लूकोज होगा तो इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, ठीक। अब ये ट्रांसपोर्टर है कौन सा? इस ट्रांसपोर्टर का नाम होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ठीक। इसका नाम क्या होता है? ग्लूट ट्रांसपोर्टर। अब जब ग्लूकोज तुम्हारा अंदर आता है, ठीक है, सेल के अंदर आ गया, तो ये ग्लूकोज जो होता है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब एक रीजन सुनना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट क्यों किया? हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जब ग्लूकोज, सिंपल सी बात है, जब ट्रांसपोर्टर यूज हो रहा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, बाहर ज्यादा है, इसलिए ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ठीक। जब ग्लूकोज अंदर आया तो सिंपल सी बात है, जब ग्लूकोज अंदर आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन ग्लूकोज की बढ़ जाएगी अंदर और बाहर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गई और बाहर कम हो गई तो ये ग्लूकोज दोबारा से बाहर जा सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकती, ठीक। इसलिए हमने क्या किया? ग्लूकोज को पहले हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसके लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया ताकि हमारा ग्लूकोज आगे मेटाबॉलिज्म में जा सके। जब हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे जो एंजाइम लगा उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। क्या नाम था? हेक्सोकाइनेज या
काइनेज, ठीक है। ग्लूकोज से फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ तो क्या नाम था, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज से फॉस्फेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा ग्रुप है, सिंपल सी बात है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज से फॉस्फेट, फ्रक्टोज से फॉस्फेट, इतना समझ आया। ग्लूकोज में कौन सा है, एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फ्रक्टोज में कीटोन हाइड्रोक्सिल, ठीक। तो जब तुम्हारा ग्लूकोज से फॉस्फेट फ्रक्टोज से फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा एंजाइम लगा, ठीक है। जब ग्लूकोज से फॉस्फेट तुम्हारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा एंजाइम लगा, ग्लूकोज से फॉस्फेट जब तुम्हारा फ्रक्टोज से फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा एंजाइम लगा, सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन। एक बार बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कैसे होते हैं, आपस में आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो तुम एंजाइम का नाम कैसे लिखोगे, आइसोमेरेज, ठीक है। किसको कन्वर्ट कर रहे हो, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज में क्या जोड़ा है, फॉस्फेट, तो क्या हो गया, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ठीक है। इतना समझ आया, ग्लूकोज फॉस्फेट, ग्लूकोज से फॉस्फेट फ्रक्टोज से फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। एंजाइम पता चल गया कौन कौन से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तुम्हारा कन्वर्ट होता है किस में, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब सुनो, ये वाली जो रिएक्शन थी, ग्लूकोज से फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज आ रहा था, ठीक है, एंजाइम। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, तुम एटीपी खर्च करोगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जहाँ पर भी काइनेज आता है ना, जहाँ पर भी काइनेज आता है, समझ जाना एटीपी खर्च होगी, ठीक है, ठीक। अब ग्लूकोज से फॉस्फेट फ्रक्टोज से फॉस्फेट में, तो यहाँ तो कोई एटीपी खर्च हुई नहीं है, बस क्या हुआ है, आइसोमर बन गए एक दूसरे के, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कितनी एटीपी खर्च हुई है, एक एटीपी, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज से फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है। फ्रक्टोज से फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब तुमने एक फॉस्फेट जोड़ा है, ठीक। अब एक फॉस्फेट तुमने जोड़ा है तो इसका मतलब क्या लगेगा, काइनेज लगेगा कोई एंजाइम, ठीक है। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज टाइप 1। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में, वो ये वाली होती है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1। मतलब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तुम्हारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एंजाइम कौन सा लगता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1। ये ध्यान रखना, टाइप 1 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। अब काइनेज जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है, एटीपी खर्च होगी, ठीक है। तो एक एटीपी तुम्हारी यहाँ पे खर्च हो जाएगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने निकाला नहीं है, क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका कहाँ जुड़ गया है, यहाँ पर, तो एडीपी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम पता चल गया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज टाइप 1, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तुम्हारा क्या होगा, टूटेगा, किसमें, दो चीज में। पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। कौन सा होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पे, एल्डोलेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज। अब फ्रक्टोज के, अब ये बताओ फ्रक्टोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, ठीक। तो ये 2 में टूटा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 कार्बन का हो गया, ये भी 3 कार्बन का हो गया, ठीक है। अब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तुम्हारा दोबारा किस में कन्वर्ट होता है,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक, एंजाइम का नाम क्या है, अब ध्यान से सुनना। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन है इसका मतलब कीटोन ग्रुप है। ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एसीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आइसोमर है। तो सिंपल सी बात, एंजाइम का नाम क्या होगा, पहले आइसोमेरेज जोड़ो, आइसोमेरेज। ठीक, कितने कार्बन की है शुगर, 3 कार्बन की, तो क्या हो गया ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, क्या नाम हो गया, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फ्रक्टोज के कितने मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, तो 2 में टूट गया, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड का बन गया, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का बन गया। अब जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने मॉलिक्यूल हैं इसके, 2, तो इसके भी कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। ठीक, अब एक बात समझना यहाँ पे अब तुम क्या जोड़ोगे, सिंपल सी बात है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ोगे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे जो एंजाइम आएगा, सिंपल सी बात क्या है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि बॉस की ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपने अब मैं यहाँ पे एक एंजाइम का नाम लिखूंगा। ठीक है, जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सुनना ध्यान से, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि बॉस यहाँ पे काइनेज एंजाइम क्यों नहीं आया। काइनेज एंजाइम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट जुड़ा है वो एटीपी से फॉस्फेट नहीं आया। ध्यान से समझना ये बात, जो फॉस्फेट यहाँ पे जो जुड़ेगा ना वो एटीपी नहीं देगा, वो कौन सा फॉस्फेट होगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा यहाँ पे जो ऐड होगा। ठीक है, इसलिए हमने काइनेज नहीं लगाया। आप सुनो, अब डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो एल्डिहाइड से तुम कहाँ पे पहुँच रहे हो, ग्लिसरेट। एट का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ CHO है, यहाँ COOH है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसका एक ऑक्सीजन ऐड हुई है अलग से, तो इसका मतलब ये हुआ डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ये हुआ कि इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ये समझ आ गया होगा कि काइनेज क्यों नहीं लिखा हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुई है। अब यहाँ पे जब अब यहाँ पे या डिहाइड्रोजिनेज आया तो यहाँ पे कौन आएगा, NAD+, और किस में कन्वर्ट हो गया आएगा, NADH में। इसको अब सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड को हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है हमें हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, तो कौन आएगा यहाँ पे, NAD+, जो कि NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस में ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो ये वाला स्टेप है। ठीक है, कैसे, देखो NAD+ रिड्यूस हो रहा है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ रहे हो कैसे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है ना, 8 आ रहा है, और NAD+ NADH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, तुमने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से क्या करोगे, एक फॉस्फेट कम हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ से कौन से स्टेप चालू हो गए, ATP जनरेशन स्टेप। ठीक है, तो कौन आएगा, ADP यहाँ आएगा और ATP लेके चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट
काइनेज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक, अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा अब किस में कन्वर्ट होगा? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और इसमें कौन, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा है? तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे कहाँ पे जुड़ा है? दूसरे नंबर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉस्फेट की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, जब किसी भी ग्रुप की शिफ्टिंग होती है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? ध्यान रखना, म्यूटेज। ठीक है, कौन सा? म्यूटेज। तो किस में हो रही है शिफ्टिंग? तो एंजाइम का नाम हो गया फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, ये हो गया। अब ये शिफ्टिंग का कारण क्या है? शिफ्टिंग का ये कारण है कि जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हमारा मेन मोटिव है ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जनरेट करना। ठीक है, तो हम इसको शिफ्ट कर क्यों रहे हैं? इसको शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इस तीसरे वाले फॉस्फेट को दूसरे नंबर पे शिफ्ट करेंगे तो जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से जो आगे कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो हाई एनर्जी का होगा। ठीक है, कैसे? अभी बताता हूँ। जो अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। किस में बना? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से निकलता है तुम्हारा वाटर। ठीक है, वाटर। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? इनोलेज। कौन सा आएगा? इनोलेज। ठीक है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट हुआ? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में। अब यहाँ से वाटर निकला। अब ये जो फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जो है वो कैसा है? एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, अगर ये 3-फॉस्फो से 2-फॉस्फो अगर मैं नहीं बनाता तो मुझे ये फॉस्फेनॉल पाइरुवेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुझे हाई एनर्जी कंपाउंड भी नहीं मिलता। इसलिए हमने 3-फॉस्फो को 2-फॉस्फो पे, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को शिफ्ट किया। किसके द्वारा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, वहाँ से वाटर निकला है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज, जो कि हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। ठीक, अब ये फॉस्फेनॉल पाइरुवेट तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है? लास्ट स्टेप है पाइरुवेट। किस में? पाइरुवेट में। एंजाइम का नाम क्या है? अब तुमने यहाँ से एटीपी निकालोगे, एडीपी से एटीपी बन गया। ठीक, एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा कंपाउंड बन गया पाइरुवेट। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें इरिवर्सिबल स्टेप कौन से हैं? इरिवर्सिबल स्टेप हो गया एक हेक्सोकाइनेज वाला। ठीक है, दूसरा स्टेप जो हो गया वो कौन सा हो गया? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाला। ठीक, तीसरा स्टेप जो हो गया वो कौन सा हो गया? पाइरुवेट काइनेज वाला। तो कौन कौन से इरिवर्सिबल होते हैं? एक हेक्सोकाइनेज वाला, और एक तुम्हारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और एक तुम्हारा पाइरुवेट काइनेज 1। ठीक, तो कितने मॉलिक्यूल मिले? मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल मिले हैं। ठीक है, ठीक, अब मैं टोटल एटीपी बताता हूँ ग्लाइकोलिसिस में कितनी गेन हुई है। टोटल एटीपी गेन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी गेन कितनी हुई है? तो यहाँ पे तुमने क्या किया था? एक एटीपी हेक्सोकाइनेज में खर्च हुई थी, एक एटीपी यहाँ खर्च हुई थी। ठीक है, और एक एटीपी कितनी खर्च हुई थी? 2 एटीपी खर्च हुई थी। बनी कितनी एटीपी? गेन पहले कितनी करी? यहाँ से तुमने कितनी गेन करी? 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2 एटीपी। क्यों? क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 एटीपी गेन होंगी। ठीक है, और यहाँ पे NADH, तो एक NADH जो होता है वो कितनी एटीपी देता है? 2.5 एटीपी। तो सिंपल सी बात है, एक ग्लिसरॉल या 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए एक NADH लगा है, तो 2 को कितने लगेंगे? सिंपल सी बात है 2। तो कितनी एटीपी हो गई? 5 एटीपी का यहाँ पे तुम्हें मिल सकती है। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहाँ पे 5 एटीपी हो गई, यहाँ 2 एटीपी हो गई, और यहाँ पे भी कितनी एटीपी हो गई? 2 एटीपी हो गई। ठीक,
लेकिन तुम्हें ओनली ग्लाइकोलिसिस से, मैं कह रहा हूँ ओनली ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी मिली? 4 एटीपी। NADH वाली अभी नहीं जोड़ रही, ठीक है। ठीक, अब 4 एटीपी मिली थी तुम्हें और 2 शुरू में खर्च हो गई, एक हेक्सोकाइनेज में और एक फॉस्फोफैक्टोकाइनेज 1 में, यहाँ खर्च हो गई। तो लॉस कितना हो गया? 2 एटीपी का लॉस हो गया। मतलब गेन कितना हुआ टोटल? 2 एटीपी का। अभी मैं सिर्फ बस ग्लाइकोलिसिस की बता रहा हूँ, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की अभी मैंने एटीपी नहीं बताई है, ठीक है। तो टोटल कितनी गेन हुई? 4 एटीपी। लॉस कितनी हो गई? 2। तो नेट गेन कितना हो गया? नेट गेन हो गया तुम्हारा 2 एटीपी, ठीक है। और ये पायरुवेट आगे चल के हाई एनर्जी प्रोडक्ट और बनाएगा जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलेगी, ठीक। तो थैंक यू बच्चों।